और आज जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं उसमें कई चीज़ें शामिल हैं। मसलन अफोर्डेबल हाउसिंग, हाँ उसमें एक चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि भाई बजट वाला घर हो तो सबको अच्छा लगता है और हर किसी के लिए अफोर्डेबल की अपनी एक डेफिनेशन है, आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, किसी और के लिए अलग। और दूसरी बात ऑनलाइन शॉपिंग। वैसे भी ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, आपने भर भर के ऑनलाइन शॉपिंग की है, जीएसटी का एक बड़ा एडवांटेज मिला है, इनकम टैक्स की भी राहत अब तक तो जेब में पहुंच के वो जमा पूंजी बन गई जहां आप फेस्टिव सीजन में खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर यही सब कुछ रियल एस्टेट में हो तो कैसा? आप कहेंगे कि हाँ वो भी काफ़ी हद तक देखा सुना है, बहुत सारी साइट्स हैं जहां ऑनलाइन आप जाके घर देख सकते हैं, बुकिंग भी हो जाती है, किराए पे भी मिल जाते हैं, खरीद भी सकते हैं, ये वो। लेकिन ये थोड़ा अलग हम बात कर रहे हैं और ये इनिशिएटिव लिया है एक ऐसे डेवलपर ने जिन्हें आपने पहले भी देखा है, वो ऑनलाइन चीज़ें सेल कर रहे थे लगभग उसी तरह से जैसे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी और प्लेटफॉर्म पर खरीदते हैं, आजियो एक्सेट्रा। लेकिन अब तक प्लॉट्स थे, अब वहाँ मकान है। शायद आप समझ गए, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा की। और आज इस पर्टिकुलर चीज़ में उनका क्या योगदान बन रहा है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि प्लॉट तो हमने बेचे, लोगों ने खरीदे, लेकिन क्या मकान भी ऐसे बिक सकते हैं? क्या आप ऑनलाइन मकान उसी तरीके से खरीद सकते हैं जैसे आप कोई और सामान ऑनलाइन आज की तारीख में खरीदते हैं उसी कंफर्ट के साथ? तो उन्होंने मुंबई में नए गांव एक जगह है जहां पर एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ग्रोथ हाउसिंग उसका नाम दिया, और फिर आगे कहानी बनी है। वो कहानी अब मैं आपको सुनाऊं उससे बेहतर है कि हम खुद उनसे सुने। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और आज ये पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद अभिनंदन लोढ़ा साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं HOAVL एंड हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ में है गुलाम जिया साहब, परिचय की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी सीनियर ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया। सर आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। तो आप दोनों महानुभाव, आज बड़ा अच्छा दिन की बहुत शानदार बातचीत होगी ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। तो सर आपके इस प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। बड़ा चर्चा रहा, काफ़ी हमने न्यूज़पेपर में एड्स देखे और बातें भी हुई इसकी चारों तरफ कि अब रियल एस्टेट को आप सीधे ऑनलाइन खरीदेंगे। जब भी अगर मैं ग्राहक बन जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीज़ें तो ठीक है लेकिन मैं घर खरीदने जाऊं तो एक बार मुझे देखने को तो मिले। लेकिन आपने तो शो फ्लैट भी हटा दिया, आपने सेल्समैन भी हटा दिया, आपने रखी सिर्फ एक वेबसाइट। तो मैंने ये फ़ोन, ये पेन और भी कई चीज़ें तो खरीदी हैं ऑनलाइन, क्या मैं घर खरीद सकता हूँ? मुझे थोड़ा डाउट आता है अंदर से, मुझे लगता है मुझे जाके एक बार तो देखना चाहिए कि जो मैं खरीदूंगा वो दिखेगा कैसा, कितना बड़ा होगा। तो क्यों आपको लगा कि ये चीज़ भी वैसी हो सकती है? विपिन जी, जो रियल एस्टेट का सेल्स का प्रोसेस है वो अब अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग होता चला जा रहा है। और हमारा मानना ऐसा था कि जो नायगांव में ख़रीदेगा वो 25 से 35 साल के बीच की उम्र का फर्स्ट टाइम होम बायर आएगा, जिसके पास समय की कमी है और जो पारदर्शिता में बिलीव करता है। इस सोच के साथ में हमने ये एक्सपेरिमेंट जब शुरू किया तो हमारा मानना था कि अफोर्डेबल हाउसिंग में सारा डेटा बताता है, गुलाम जी की फर्म ने भी ऐसा डेटा पब्लिश किया है कि सारे लॉन्चेस जो हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग में धीरे धीरे गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये सेगमेंट शायद लोगों के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है जितना पहले था। तो हमने उसके ऊपर हमारी जब रिसर्च करी तो हमें समझ में आया कि 20 से 25% कॉस्ट ऐसे हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में क्रिएट कर हो गए हैं, जो निकाले जा सकते हैं। ओके। सैम्पल फ्लैट, साइट ऑफिस, कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे होना, लंबे लंबे पीरियड तक सेल्स टीम का प्रेजेंस, डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा पैसा देना और कभी कभी कस्टमर्स को सब्सिडीज देना क्योंकि आपकी सेल नहीं हो रही है। ये सब कॉस्टिंग कितनी पड़ जाती है? ये करीबन 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। इतना? क्योंकि उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट ये रहता है कि करीबन सैम्पल फ्लैट, साइट ऑफिस का एक बड़ा कंपोनेंट रहता है और दूसरा बड़ा परसेंटेज रहता है कि जो बिल्डिंग धीरे धीरे बनती है और यदि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट पार्ट पार्ट में हो, समय से नहीं हो, या सारी बिल्डिंगों का काम साथ में शुरू नहीं हो और धीरे धीरे करना पड़े, तो उसमें करीबन 10 से 12% का कॉस्ट एस्केलेशन आ जाता है। ओके। तो एक चीज़ में ही 10 से 12% और बाकी सब मिला के करीबन 8 से 12% दूसरे रहते हैं। तो हमारा मानना ये था कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, ये सारे कॉस्ट हटा दें और डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाकर देखें कि क्या कंज्यूमर ने जैसे हमको हमारे लैंड बिजनेस में सपोर्ट किया वैसे यहाँ भी सपोर्ट करेगा। और सबसे पहले उसमें ज़रूरी था कि हम पूरी पारदर्शिता लेके आएँ। तो जो आप यदि आपको समय मिले तो आपके मोबाइल फ़ोन पे हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और जो आपने कहा, हर रूम का डिमेंशन क्या होगा, रूम के अंदर से व्यू कैसे दिखेगी, बिल्डिंग कैसी दिखेगी, बिल्डिंग के आजू बाजू का व्यू क्या दिखेगा और
परचेस करने के बाद में आपके फ्लोर का नेबर कौन है, उसने क्या रेट में परचेस किया है, आपका होम लोन कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दी और उसको हम लोगों ने हमारे को बहुत उसमें साथ दिया और करीबन हमारे 1500 फ्लैट थे, उसमें 8800 लोगों ने अप्लाई किया खरीदने के लिए। ओके, चलिए, तो ये तो एक अच्छा फिगर है जो आप कह रहे हैं। तो 5 या 6 गुना आपको एप्लीकेशन ज़्यादा मिली। तो मुझे 3 कंपोनेंट इसमें समझ में आए। एक तो मकानों का ऑनलाइन सेल्स, नंबर 2 आप कह रहे हैं आपने इफिशिएंसी क्रिएट की और करीब 30% तक कॉस्ट बचा दी, 20 से 25%। हाँ, और थर्डली आप कह रहे हैं कि आपने एक नई जनरेशन को टारगेट किया। अब एक एक करके इन पे बात करते हैं। गुलाम साहब, आपने पूरी बातचीत सुनी। अगेन मैं उसी सवाल के साथ आऊंगा। मैं अपने आप को एक कंज्यूमर ही मान रहा हूं कि मुझे घर खरीदना होता तो सर ने जितनी बातें बताई वो सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक थोड़ी सी इच्छा आती कि मान लीजिए कि आई थिंक एक कन्फिग्रेशन 300-350 स्क्वायर फीट का, वहां से शुरुआत होती है। हाँ, तो एक 350 स्क्वायर फीट का एक घर मुझे खरीदना है जो कि एसेंशियल एक 1 BHK होगा। अब वो कितना बड़ा बेडरूम होगा, कितना बड़ा बाथरूम होगा, किचन की सेटिंग कैसी होगी, अगर वो मुझे एक बार देखने को मिल जाती तो शायद मुझे बेहतर समझ में आता। हालांकि अभिनंदन जी कह रहे हैं कि हमने उसके लिए अपनी वेबसाइट पर इतनी चीज़ें डाली हैं, इतने वीडियोस डाले हैं, इतना अच्छी तरीके से उसे तैयार किया है कि आपको शायद ज़रूरत ही ना पड़े। हो सकता है पहले हमारे साथ रियल एस्टेट ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत लोग घबराते थे, अरे मैं कैसे एक 10 रुपए की भी चीज़ ऑनलाइन खरीद लूँ, गलत आ जाएगी, नकली आ जाएगी, वापस कैसे होगी। लेकिन धीरे धीरे अब हम लाखों रुपए का सामान बड़ी आसानी से ऑनलाइन खरीदते हैं। तो क्या ये इनिशियल हिच है जो मुझे एज ए कंज्यूमर फील हो रही है, या फिर एसेंशियल पार्ट है रियल एस्टेट का जहां आपको टच एंड फील तो बहुत ज़रूरी है, उसे आप बाहर नहीं कर सकते? विपिन जी, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह मुझे याद करने का। ये ऐसे मौक़े हैं जो हमें कमी नसीब होते हैं इस तरह से ओपन डिस्कशन जैसे सब्जेक्ट पर, और आज अभिनंदन जी स्वयं यहाँ बैठे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है जिस पर हम बात करेंगे, ये आई एम श्योर आज हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन होगा। मैं शुरुआत वहाँ से थोड़ा और एक कदम पीछे हट के मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ पर अभिनंदन जी जिक्र कर रहे थे अफोर्डेबल हाउसिंग एज अ सब्जेक्ट का। और इस चीज़ का चूँकि डायरेक्ट ताल्लुक़ है कि जहाँ अभिनंदन जी सीन पर आते हैं मूवी में, जहाँ इनकी एंट्री होती है, उसका बैकड्रॉप थोड़ा एक चंद लम्हों के लिए मैं समझाना चाहूँगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत ही फ्लीटिंगली हम अभिनंदन जी ने भी जिक्र किया कि आज अफोर्डेबल हाउसिंग का तकरीबन स्टॉक ख़त्म हो चला है। पिछले कुछ वक्तों में हमने देखा है कि जितने सेल्स हो रहे हैं उसके मुकाबले में जो न्यू लॉन्चेस हैं वो कई दर्जा कम है। आज से अफोर्डेबल, जब हम कोविड के पहले का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर 2/3 मकान सारे नामचीन डेवलपर्स, नामी ग्रामी डेवलपर्स के भी 2/3 मकान अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में बिका करते थे। वो श्रिंक होके आज 20 से 25% रह गया, 1/4 रह गया। तो ये आप समझें कि पहली चीज़ अफोर्डेबल हाउसिंग कि वो लोग जिनके पास बजट की कहीं ना कहीं कोई लिमिट है, जो मकान तो वो भी चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी वो भी गुजारना चाहते हैं, अपने सरों पर एक छत का ख्वाब वो भी देखते हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों के दरमियान ये जो सारी डेवलपर लॉबी है इसने लग्जरी अपार्टमेंट पर, हाई एंड पर इतना फोकस किया है कि जिसकी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत पीछे रह गया। अब ये जो कैटेगरी है, आज उस कैटेगरी को केटर करने के लिए कोई नोन डेवलपर, कोई जाने माने नाम आज मार्केट में नहीं है। ये आप मान ले कोई ऐसा जानकार नाम नहीं है जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, जिन पर आप ये कह सकते हो कि फ़लाँ शख्स ने अगर मकान बनाया है तो मुझे वो खुशी है कि मुझे वो मकान आज से 3 से 4 साल बाद मेरे हाथ लगेगा। अब इस माहौल में एंट्री हो रही है अभिनंदन जी की, और ये जो सामान अब आप चाहे उसे वो क्या स्ट्रेटजी लेके आते हैं, लेकिन उनकी इस सीन पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है इस तरफ कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग पर दोबारा लोगों का ध्यान बनना शुरू होगा। और जिस कामयाबी का जिक्र अभिनंदन जी कर रहे हैं कि 1500 मकानों के सामने 8-9 हज़ार इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो आप ये समझें कि ये तो डिमांड है, इसे कोई केटर नहीं कर रहा। अब इसमें जो अभिनंदन जी का वंस अगेन फोकस रहा है, वैल्यू इंजीनियरिंग कहते हैं हम इसे, कि ऐसी वो सारे कॉस्ट जिनको हम दरकिनार कर सकते हैं उन्हें हटा के जो खरीदार है उसको जो चाहिए उसी तरह का फ्लैट अफोर्डेबल दामों में मुहैया किया जाए,
तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब यहाँ पर तो सर ने बात की है कि मार्केटिंग कॉस्ट को कम किया जाए, सेल्स और इवन टेक्निकल कॉस्ट को कम किया जाए, वक्त कम लगा तो जाहिर सी बात है आपका वैल्यू ऑफ मनी भी काफ़ी सेविंग होती है। तो ख़रीदार को तो उससे मतलब है ना कि मकान कैसे मिल रहा है, राइट। उसके पीछे जो सारा कार्य है जिसका अगर आप खूबसूरती से जायज़ा लें और उसको हर वो चीज़ जो आप एलिमिनेट कर सकते हो उसे हटाते चले जाएं, तो ऑटोमेटिकली डेवलपर के लिए भी मार्जिन्स बढ़ते हैं। क्या रीज़न क्या है कि आज डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं करना चाह रहे हैं? कि मार्जिन की तंगी लग रही है। लेकिन अगर ये करके 10 से 15% आपके मार्जिन, अभिनंदन जी ने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि ये बचाया जा सकता है, तो ये एक तरह से एक सबक है उन लोगों के लिए जो पिछले चंद सालों में अफोर्डेबल हाउसिंग का मैदान छोड़ भागे। अब ये है लोगों को दोबारा, हम पिछला जिक्र जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग का कर रहे थे तब भी हमने इस बात की बड़ी चर्चा की थी और उस समय कोई और डेवलपर यहाँ बैठे हुए थे और उनका भी यही कहना था कि अफोर्डेबल हाउसिंग में मेरे लिए मार्जिन नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं। Right. तो आज हमें पहली चीज़ तो दिखाई दे रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी मार्जिन है। अब इसके बाद आते हैं साधन या जो हम व्हीकल जिसे कहते हैं, जो इन्होंने यूज़ की है वो है टेक्नोलॉजी। ना टेक्नोलॉजी आज भारत में जिस प्रकार से स्प्रेड हुई है, आज से कुछ शायद 6-7 साल पहले जब यूपीआई का आगमन हुआ था, उस समय हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए। और अगर वही चीज़ आज रियल एस्टेट में भी आ रही है तो अगर आज का दिन एक रियल एस्टेट की तारीख में मैं एक सुनहरे दिन की तरह से दर्ज करना चाहूँगा कि आज अभिनंदन लोधा जी पहले तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं और दूसरी बात अब टेक्नोलॉजी को भी सामने लाया जा रहा है। Right. तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं और आगे चल के कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती चली जाएंगी। और यहाँ पर आप बात आती है कि रियल एस्टेट का ख़रीदने का सबसे बड़ा जो एक कंफर्ट कह लें या लैक ऑफ इट कह लें, वो ये है कि कन्विक्शन। मैं जब तक ज़ाती तौर पर उस मकान को या उस प्रॉपर्टी को देख ना लूँ तब तक मुझे वो एक कंफर्ट नहीं मिलता, मुझे वो अंदर से वो ड्राइव या कन्विक्शन नहीं आता कि अब मुझे इसे ख़रीदना है, साइन द डॉटेड लाइन। या फिर यूं हो कि अगर मैं अपने किसी भाई या किसी रिश्तेदार को भेजूं कि भाई आप देख लें, मैं बैठा हुआ हूं दुबई में या सिंगापुर में, कहीं आप जाकर देखाएं और मुझे बताएं कि क्या ये मकान खरीदने लायक है या नहीं। ये क्या है? ये एक कन्विक्शन है खुद पर या अपने किसी रिश्तेदार पर। अब यहां पर आता है दूसरा, एक ब्रांड आ गया, एक अच्छा बेहतरीन डेवलपर सामने आ रहा है जिसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश किया है, जिन पर कई लोगों का विश्वास है और उस कारण ये जो विश्वास, ये जो कन्विक्शन है वो फैलता चला गया। तो आज जिस चीज़ पर पिछले शायद 6 साल से अभिनंदन जी काम कर रहे हैं, आज उनको उस चीज़ का फल मिल रहा है। जो आज से 7 साल पहले उन्होंने जो बीज बोया था, आज वो पेड़ मुकम्मल है। आज लोगों को कन्विक्शन है, यकीन है कि अगर अभिनंदन जी लोधा कह रहे हैं कि आपको आज से 3 से 4 साल बाद मकान की चाबियाँ आपके हाथ होंगी, तो यकीन इस बात को दर्शाता है कि आज चाहे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिर्फ एक वेबसाइट पर अपना नाम दर्ज करके अगर मकान ख़रीदना चाह रहे हो, तो वो चीज़ इसलिए है कि कन्विक्शन आ गया है। तो ये जो हालात बदलते हुए दिख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशारा है इस तरफ कि अब रियल एस्टेट को एक बिजनेस को एग्जीक्यूट करने का तरीका अब बदलता हुआ दिख रहा है और इसका सेहरा मैं अभिनंदन जी के सर बांधना चाहूँगा। क्या बात।